चाइना पॉलिसी के तहत कनाडा के फैसले से चीन तिलमिला गया है। कनाडा की संसद में तिब्बत को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। तिब्बत को अलग देश के तौर पर फैसला लेने का तिब्बत पर अवैध कब्जा है चीन का, जिसको लेकर अब कनाडा ने भी भारत का फेवर किया, तिब्बत का फेवर किया और ये कहा कि उनकी इनफैक्ट हकीम की मानों में जो लीडर सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त G7 समिट में वो दो ही हैं और वो हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो इटली में हो रहा है G7, और ये ताड़ साहब जरा इस पे कमेंट करें कि G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो ताड़ साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से ताड़ साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं। बड़ी खबर आई हम सबके सामने G7 के मन से, जहां पर चीन के हाथ से तिब्बत अब लगता है सचमुच निकलता हुआ नजर आ रहा है। चीन के भी हाथ पांव फूल गए हैं, चीन को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, ये ऐसा क्या हुआ जो देश अब तक इंडिया के खिलाफ रहते थे वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। कनाडा जैसा देश भी तिब्बत के मामले में हिंदुस्तान के समर्थन में आता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कनाडा समर्थन कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि बाकियों की फिर क्या ही होगी। जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनका रुझान किस तरफ जाएगा ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है। अब तिब्बत के अंदर जो इन्होंने किया, तिब्बत के अंदर जिस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा बुद्धिज्म कल्चर था, वहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर था, उसको नष्ट कर डाला। बुद्धिस्ट लोग जो थे बौद्ध, उनको किस तरीके से मार मार के पीट पीट के क्या किया। शिनजियांग के अंदर लोग मुसलमानों की संख्या कर रहे हैं, बाकी जगह हांगकांग में लोग क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ों के खिलाफ अब आवाज़ें ऑफिशियली उठना चालू हुई हैं और अब तो देखो कई सारे देश जो है वो तिब्बत को मान्यता देने पर भी जो है ऐसा लगता है आ गए हैं। G7 को इंडिया की क्यों जरूरत? G7 को इंडिया की जरूरत इसलिए है कि वेस्ट को इंडिया की जरूरत है। G7 को नरेंद्र मोदी साहब की जरूरत इसलिए है क्योंकि वेस्ट को नरेंद्र मोदी साहब की जरूरत है। वेस्ट को, इंडिया को जरूरत है इंडियन इकोनॉमी की, वेस्ट को जरूरत है बिजनेस की। तो इस वक्त पूरी दुनिया में बिजनेस मार्केट में जो कंट्री सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है और सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से स्पीडीली आगे जा रहा है, जिसको कि हम आपको खबरें बताते रहे कि पूरी दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि जो कंट्री इस वक्त स्पीडीली सबसे ज्यादा आगे है, तो उसकी जरूरत अगर वहां पे नहीं होगी तो किसकी जरूरत होगी? अगर मोदी जी वहां पे गए हैं तो भारत वहां पे क्या देने गया है, क्या लेने गया है, भारत को क्या फायदा? और ये सारे के सारे लोग जो हैं G7, जो बड़े बड़े देश हैं, जिसमें शामिल अमेरिका भी है, जिसमें शामिल इटली भी है, जिसमें शामिल जापान भी है और भी कई देश हैं इसमें शामिल, ये आखिर बार बार भारत से बात क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी इकोनॉमी भारत से बड़ी है। लेकिन क्या सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि कुछ और मामला है? क्या इसमें चाइना का भी कुछ एंगल हो सकता है? जाहिर सी बात है इसमें चाइना नहीं है। आज से 30 साल पहले कोई ये नहीं कहता था। आज से 30 साल पहले लोग ये कहते थे, 40 साल पहले, कि रशिया से सबसे बड़ा खतरा है। इवन व्हेन द सोवियत यूनियन ब्रोक अप, तब भी लोग कहते थे यार खतरा तो रशिया से, खतरा तो रशिया से। सडनली रशिया बीच में से हटा एंड चाइना बिकेम द प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर ऑल दीज कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो बाइडेन, जापान से फूमियो किशिदा, कनाडा से जस्टिन ट्रूडो, हमारा जस्टिन ट्रूडो भाई, जर्मनी से ओलाफ शॉल्स, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन से ऋषि सुनाक। मैं तमाम यूरोप को एनर्जी बेचूंगा और बेच रहा हूं, क्योंकि इंडिया रशिया से एनर्जी लेता है, क्रूड ऑयल लेता है, प्रोसेस करता है, अपना ठप्पा लगाता है, अपनी मशीनों से गुजारता है और अमेरिकन को और यूरोपियंस को कहता है अब अपनी गाड़ियों में डाल लो, अपनी फैक्ट्रियां चला लो इससे, और वो उससे अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। सो एनर्जी जो है वो इंडिया हैज बिकम अ प्लेयर इन द एनर्जी सेक्टर में प्लेयर बन गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बन गया है बिकॉज दे नो कि अब हमारी बारी आ गई है कि हम ये जो वेस्ट में लड़ाइयां उसका फायदा कैसे उठाएं। चीन ने उन पे 7 दशक पहले कब्जा किया है। तिब्बत के लोगों का प्यार और स्नेह भारत की तरफ है और ये कई बार झलक भी चुका है। और जहां तक बात है दुनिया की, देखिए कई दशकों तक दुनिया चीन के सामने बोली नहीं की, क्योंकि चीन के पास
बेशुमार पैसा है और वो लोगों को खरीद लेता था, देशों की सरकारें बनाता था, गिराता था। अभी कनाडा ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने कहा है कि जब उनके पिछले आम चुनाव हुए थे उसमें कनाडा का सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस था। तो अब जैसे जैसे दुनिया को हकीकत दिख रही है कि चीन पैसे की आड़ में पैसे देता है, मदद करता है और फिर मनमानी करता है और देश में अस्थिरता और अशांति फैलाता है, लगातार अपनी पॉलिसी को बढ़ाता रहा और लगातार जो है श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, लगातार जो है तो अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करता रहा, लेकिन भारत को वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हालांकि अक्सर चीन सीमा विवाद को लेकर के हम देखते हैं कि आगे पीछे कई इस तरह के वीडियो आए थे, लेकिन भारत सरकार, मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया था और कई दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद जो है सो उन्हें चीन को पीछे जाना पड़ा था। चीन जो अपने चेक पॉइंट से वो पीछे चले गए थे। लिपुलेखा दर्रे की अगर हम बात करें, उस पॉइंट की अगर बात करें, तो वहां पर भी ये चीज देखने को मिला था। इसीलिए कल एस जयशंकर ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि हम जो है इसे जल्द सुलझा लेंगे। G7 पे मैं बात करना चाहूंगा, पहले तो करेक्शन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में है। पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था, सी पैक को बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक है, हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। एक तो ये तस्वीर है और बाकी ये बात ठीक है, जॉर्जिया मेलानी एक हीरो बन के सामने राइज कर रही है। वो हालांकि वो खुद फार राइट, अपने एक छोटी सी पार्टी है इटली की, फार राइट वहां से आई है। लेकिन अमेजिंग चीज मैं यहाँ जो देखने में मिल रही है, मैं अभी तफसील में इसमें आता हूँ कि इस वक्त G7 क्या कर रहा है, वहां पे किन चीजों पे बात हो रही है। इस वक्त वहां देखा जाए तो ना सिर्फ मोदी साहब है, वहां पे इस वक्त ज़ेलेंस्की जो इस वक्त यूक्रेन के जो है सदर, वो भी वहां मौजूद है। जाहिर है वो पैसे लेने आए हैं और पैसे दे रहे हैं उनको। जॉर्जिया मेलानी ने इसी ओपनिंग स्टेटमेंट इस G7 में ही $50 बिलियन का पैकेज का ऐलान किया। जो एक फ्लड ऑफ इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन ब्रोकन सिस्टम, उससे लोग बेजार हैं। आपने देखा होगा कि उस पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऋषि सुनक ने भी रवांडा का पैकेज दिया उनको कि यहाँ से बाहर रखे जाएंगे। इटली भी इसी तरह के पैकेज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन वजूहात की वजह से जो लेफ्ट साइड है वहां पे वो कमजोर हो गया है, बल्कि ऑलमोस्ट चेंजेस आ रहे हैं सारे यूरोप के अंदर। इस चेंज के बावजूद $50 बिलियन का पैकेज यूक्रेन को देना कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, उसके लिए अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूर कहा गया है कि ये रशिया के पैसे जो हमने फ्रीज किए थे उनमें से दे रहे हैं। बल्कि जॉर्जिया मेलानी ने कहा है उन पैसे जो रशिया के पैसे फ्रीज किए उसके इंटरेस्ट से ये पैसे दिए जा रहे हैं। साथ दूसरी तरफ से जो इस वक्त पुतिन है उन्होंने थ्रेट भी कर दिया, उन्होंने कहा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए जो आप कर रहे हैं, ये हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं इस पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। बड़ी खबर आ रही है G7 के मन से, जहां पर कनाडा ने भी, ये वही कनाडा है जिसकी तरफ से पाकिस्तान और कनाडा ये दो ही देश थे जिनकी तरफ से ऐसी कुछ खास बधाइयां नरेंद्र मोदी जी को शुरू में नहीं दी गई थी। ये कनाडा वही देश है जहां से पूरा का पूरा खालिस्तानी आंदोलन मैनेज होता है, इसको खालिस्तानी लॉन्च पैड बोला जाता है। ये वही कनाडा है जिसने एक बार नहीं अनेकों बार भारत की आत्मा है, जो भारत की शांति समृद्धि है, उसमें टांग अड़ाने के लिए बहुत सारी साजिशें रची हैं। ये वही कनाडा है जिसने इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल मंच पे कई सारी बातें बोली हैं, मगर अब इन कनाडा को अकल आ गई है। इस कनाडा के जो वजीर आजम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर, इनको अकल आ गई है, जस्टिन ट्रूडो को अकल आ गई है। और तिब्बत के मामले पर खुलकर इंडिया को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कनाडा, क्योंकि कनाडा को भी पता है, कनाडा को भी एक चीज पता है कि अगले 5 साल सरकार इधर उधर होने वाली नहीं है। अगले 5 सालों के लिए सरकार इधर उधर होने वाली नहीं। वो मैं आपको पिछले वीडियोस में आंकड़ा समझा चुका हूं कि भले ही भाजपा को डेंट लगा है, कुछ जगहों पर सीटें कम हुई हैं, मगर अभी भी वो एक कंफर्टेबल हालत में है, आराम से। और आप देखो इतिहास में, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, एक ही एग्जाम्पल मिलता है जिसको 240 के आसपास सीटें मिली हो, उनकी सरकारें बड़े आराम से चलती हैं। अगर आप मात्र 30-35 सीटें दूर हैं बहुमत के आंकड़े से, तो अकेले पार्टी को, सिंगल पार्टी को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, चीजें मैनेज हो जाती हैं। क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे, अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे, तो कोई और आएगा। देखिए, सत्ता किसको नहीं पसंद आती। वहां पे जाकर के आप क्या होगे, बड़ी सी वहां पे 50
दावेदार हैं। यहाँ पे दो ही किंग मेकर है, अगर आप देखोगे यहाँ पे दो ही किंग मेकर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। वहां पे 10 किंग मेकर हैं, सबको अपना अपना चाहिए। वहां पे होगी बंदर बाट, तो पहले तो ये लोग ऐसे ही नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं तो सामने से कोई आएगा। कोई नेटवर्क में तो आपको पता है किस तरीके की अमित शाह जी के नेटवर्क में कोई कमी नहीं है, वो तो किसी को भी कहीं से भी ला सकते हैं। इस चीज़ में माहिर हैं। अभी आप देखो गुजरात की जो इकलौती कांग्रेस की सांसद जीती थी, उनकी भी पार्टी छोड़ने की सब खबरें सामने आई। तो ये सब चीज़ें तो अभी से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रक्रिया चालू हो गई है उस चीज़ की। बहरहाल, क्योंकि सबको पता है सरकार बदलने वाली नहीं है, इसलिए सबके हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए ये जो कनाडा है ये इंडिया को इस मामले पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। उसमें बहुत बड़ा कारण सरकार की स्टेबिलिटी भी है।